जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी को जनादेश मिला है, उसके लिए शुभकामना देती हूँ। और सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर भी सिर्फ मोदी ही मैजिक चला है, बाकी के नाम क्यों गुम हो जाते हैं? आपके कद्दावर नेता हैं जो बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी की भी बात करें, मोदी का अगर नाम आता है तो सारे पीछे हो जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा नाम अगर मोदी जी का है देश के अंदर, तो स्वाभाविक है कि अगर उनका नाम आएगा तो बाकी नाम गौण हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बाकियों ने बहुत मेहनत नहीं करी, बहुत करी, लेकिन क्योंकि मोदी जी का व्यक्तित्व और उनकी विश्वसनीयता लोगों के मन में इतनी उतरी हुई है कि उनके सामने, चाहे वो गृह मंत्री जी थे या बाकी तमाम मंत्रीगण था यहाँ का, सबने जाके बहुत मेहनत करी, लेकिन वो शायद उस वजह से ध्यान में नहीं आती हैं चीजें। दूसरी एक बार और कहना चाहता हूं, इन दोनों राज्यों में एक और चीज खास थी। पिछले 10 साल का कुशासन और भ्रष्टाचार हरियाणा का एक बहुत बड़ा कारण था कि यहां की जनता में आक्रोश था जी, जिसकी की अभिव्यक्ति इन चुनावों में उनकी हुई है जी। ऐसे ही महाराष्ट्र में 15 साल से कांग्रेस जो है और एनसीपी। जी बिल्कुल। अरविंद जी, खुद सोनिया गांधी भी अब ये मान रही हैं, कांग्रेस ये मान रही है, एनसीपी भी ये मान रही है कि जनता बदलाव चाहती थी। शिवसेना को हालांकि ये उम्मीद थी कि अलग दम पर भी लड़ेंगे, लेकिन हम मराठी मानुस का दिल जीत लेंगे। जीता है, लेकिन बीजेपी से पीछे रह गई है कहीं। देखिए, शिवसेना आपकी बार जो विधानसभा चुनाव जो लड़ा है, विकास के मुद्दे पर लड़ा है, प्रोग्रेस के मुद्दे पर लड़ा है, ना ही किसी के ऊपर। और शिवसेना का विजन डॉक्यूमेंट्स जो था, तो आपके मीडिया के जरिए जो सर्वे हो चुके हैं जो चुनाव के बारे में, तो लगभग 80 में से 62% जो सर्वे है उसमें शिवसेना का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसकी सराहना की रही है, उसे एक अच्छी तरह से नवाजा गया है जी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अब की बार जो चुनाव हुआ था वो ना किसी भावना के ऊपर जी। अरविंद जी, एक सवाल मैं आपसे विकास के मुद्दे पे शिवसेना ने चुनाव लड़ा था जी। अरविंद जी, एक सवाल, शिवसेना बीजेपी अलग हुए, अलग अलग चुनाव लड़ने का जब मन बनाया, तब ये कहा गया था बीजेपी की तरफ से कि हम शिवसेना पर प्रहार नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी ने वो नहीं भी किया। हालांकि शिवसेना की तरफ से और खासकर उद्धव ठाकरे की तरफ से सामना में बार बार लेख छपे, नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाई गई, बीजेपी पर निशाना साधा गया और अफजल गुरु से तक उनकी तुलना कर दी गई। इस तरह कहीं इसका खामियाजा तो शिवसेना को नहीं भुगतना पड़ा है, आपको लगता है ऐसा? अफजल गुरु के साथ थोड़ा मैं आपको, शायद मेरे नज़र में अब तक कहीं आया नहीं, अफजल गुरु के साथ किसी की तुलना नहीं की है। और रहा सवाल कि जब चुनाव होते हैं तो युद्ध जैसा माहौल होता है, और प्यार में और युद्ध में सब जायज़ होता है, ऐसी कहावत है जी। और जबकि हर एक तौर पर जो समझो चुनाव का माहौल था, तो शिवसेना ने कभी किसी के ऊपर एलिगेशन दिया नहीं है। कुछ लोगों ने अपने ऊपर सब बातों को अगर समझो खींच लिया हो, तो उसमें शिवसेना की कोई गलती नहीं है। रहा सवाल यह है कि आपके विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने मन बनाया था कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के खिलाफ वोट करने के लिए जी। और आप देखते होंगे जो नतीजे आ चुके हैं, तो नतीजों के जरिए भी महाराष्ट्र की जनता ने बताया है कि शिवसेना और भाजपा को दोनों को दोबारा इकट्ठा साथ में आना ही होगा, ऐसा माइंडेड दिया है महाराष्ट्र की जनता ने जी। ये साथ दिया और ये भी कहा गया था उद्धव ठाकरे की तरफ से कि अफजल खान खुद नरेंद्र मोदी है और उनकी टीम को भी उन्हीं की टीम बता दिया गया था। सुधांशु जी, काफी हमले किए गए शिवसेना की तरफ से बीजेपी। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ना ही किसी को पर्सनल अफजल खान या किसी वजह से कोई एलिगेशन किया नहीं था। और उद्धव साहब ने भी कहा शिवसेना के मुखपत्र सामना का एडिटोरियल खंगालिएगा अरविंद साहब, आप खंगालिएगा, उसमें आपको मिलेगा। सुधांशु जी, आपने जो एक वादा किया था कि आप इस तरह से अटैक नहीं करेंगे, और नरेंद्र मोदी की तरफ से अटैक किया भी नहीं गया शिवसेना पर, और इस परंपरा को निभाया गया आगे। लेकिन जो शिवसेना आप पर भारी पड़ी है और जिस तरह से अटैक किया है उसने, क्या आपको लगता है इसी बात का उसे खामियाजा भुगतना पड़ा है? उद्धव ठाकरे खुद ये कहते हैं 7 चुनाव लड़ा होता तो आज हमारी स्थिति कहीं और होती। कांग्रेस एनसीपी को जो वोट मिले हैं वो भी उन्हें नहीं मिल पाते। सुधांशु जी, चलिए, सुधांशु जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और इस सवाल के साथ ही हम फिर लौटते हैं। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।
विधानसभा सीट में किस पार्टी को कितनी सीटें मिले हैं, आइए आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कौन सी पार्टी किस पर हावी रही है। 288 सीटों के लिए मतदान हुआ था। बीजेपी ने 123 सीटों पर कब्जा किया। शिवसेना के खाते में 63 गई हैं। कांग्रेस 42 सीटें यहां पर जोड़ पाई है। एनसीपी के खाते में 41 गई हैं। अन्य 19 पर काबिज हो गए हैं। और परसेंटेज भी हम आपको बताते हैं क्या प्रतिशत रहा है। सबसे पहले 28% पर बीजेपी रही है, 19 पर शिवसेना रही है। कांग्रेस मात्र 18% पर सिमट कर रह गई है। यहां पर एनसीपी की अगर बात की जाए 17% पर सिमटी है एनसीपी, और अन्य के खाते में 18 गई है। अन्य ने 18 पर कब्जा किया है। 18% है ये। और इन नतीजों के बाद सीपीआई के नेता अतुल अंजान ने क्या कहा है, आइए आपको ये भी सुनाते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव ये दिखलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाती है। चुनाव में पहले कुछ कहते हैं, चुनाव के बाद कुछ कहते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, फिर नैतिकता को अराजकता में बदल देते हैं और फिर उसे राजनीतिक आवश्यकता बताते हैं। ये क्या है प्रबंधन? ये चुनाव के अंदर ये जो प्रचार हो रहा है नरेंद्र मोदी का चमत्कार और अमित शाह का सांगठनिक क्षमता, ये कुछ नहीं है। ये नोटों का खेल है, भावनाओं पर वोटों को जोड़ने का खेल है। तो अतुल अंजान जिनका ये कहना है कि शिवसेना बीजेपी ने चुनाव अलग लड़ा और ये लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, क्योंकि अब ये फिर साथ मिलकर सरकार चलाएंगे। ये कहना है अतुल अंजान का। आपको ये बताते हैं किस तरह से चुनावी गणित बिठाया जा रहा है, किस तरह से ये समीकरण बनाए जा रहे हैं जो सरकार बना सकती है पार्टी। बीजेपी 123 है, शिवसेना 63 सीटों के साथ अगर मिल जाती है तो सरकार यहां पर चल सकती है। बीजेपी 123 के साथ एनसीपी के 41 से गठजोड़ कर लेती है, 164 का ये आंकड़ा पहुंच जाएगा, सरकार बन सकती है। बीजेपी अन्य का अगर सहयोग ले लेती है जो 19 से 142 पे पहुंच जाएगी, तो किस तरह से बीजेपी अब अपना ये गणित बिठाएगी, ये देखना होगा। हालांकि शिवसेना की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अगर बीजेपी हमसे समर्थन मांगेगी तो हम सोचेंगे, हम खुद जाकर समर्थन नहीं देंगे। एनसीपी इशारा कर चुकी है, बाहर से हम सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो। अन्य भी संख्या ज्यादा है, 19 है। अगर ये बीजेपी के साथ मिल जाते हैं तो क्या कुछ बदलाव हम देखेंगे? और कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, अब महाराष्ट्र हो या हरियाणा, बात हो रही है सरकार बनाने को लेकर, कांग्रेस तो बहुत दूर पिछड़ गई है। जो मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। सबसे पहले हरियाणा में हमेशा से ही ऐसा रहा है कि जब भी आती है सरकार एक तरफा चलती है। अगर चौटाला जी की सरकार थी और उसके बाद कांग्रेस की जब सरकार आई थी तो मैं समझता हूं मात्र चौटाला जी की 9 सीटें रह गई थी। आज हमारी तो फिर भी 15 सीटें रह गई हैं। हरियाणा, हिमाचल, उत्तरांचल, राजस्थान, इनका एक सेट पैटर्न है और कहीं ना कहीं 10 वर्षों की जो एंटी इनकम्पेंसी थी उसका प्रभाव कहीं ना कहीं अवश्य देखने को मिला। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह के एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल आ रहे थे उनसे फार बेटर सिचुएशन रही है, लेकिन उसके बावजूद दोनों जगह हमारी सत्ता थी, सत्ता गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये आत्ममंथन का, चिंतन का समय है। जी, सोनिया गांधी भी ये कह चुकी हैं कि जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन आप मूड नहीं भांप पाए जनता का। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें हमें भी पता थी, लेकिन हमने जिस तरह से हरियाणा में विकास के कार्य किए थे, भरोसा था कि कहीं ना कहीं जनता हमें तीसरी बार मौका देगी। लेकिन लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी खूबी है कि लोकतंत्र में जनता ही तय करती है और जनता ने जो भी फैसला आज किया है उसको हम बड़ी ही तन्मयता के साथ, विनम्रता के साथ और गंभीरता के साथ स्वीकार करते हैं। जी, अरविंद जी मुस्कुरा रहे हैं। अरविंद जी, अब आप पर और बीजेपी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि शिवसेना और बीजेपी ने जानबूझकर चुनाव अलग अलग लड़ा और इसके बाद इन दोनों को साथ में ही रहकर सरकार चलाना था। अतुल अंजान जी को अभी आपने सुना भी होगा। नहीं, ऐसा कोई सोच समझ के कोई कदम उठाता नहीं है कि अलग अलग चुनाव लड़ने हैं।
और रहा सवाल यह है कि प्रवक्ता है श्रीमान अतुल अंजन जी, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि महाराष्ट्र की विधानसभा में एक विधायक ऐसे भी है कि जो पिछले 11 चुनाव से लगातार जीत रहे, और क्यों जीत रहे तो उनकी जड़ जो है वो लोगों से जुड़ी हुई है। कांग्रेस ने पिछले 10 साल में केंद्र सरकार में और पिछले 15 सालों से राज्य सरकार में जो आतंक मचाया था, जो भ्रष्टाचार चल रहा था, तो लोग ऊब रहे थे इन सब बातों से, और इसलिए लोगों ने उनसे ये बुरी तरह से उनको बाजू में किया है। और रहा सवाल यह है कि शिवसेना और भाजपा का जो अभी गठबंधन होने जा रहा है, तो ये काफी बड़ी उम्मीद है महाराष्ट्र के लोगों को इस गठबंधन से। जी सुधांशु जी, अरविंद जी ने तो क्लियर कर दिया कि ये गठबंधन होने जा रहा है। अभी लोग तो अटकलें लगा रहे थे इस बात पर। अरविंद जी, अभी तो लोग अटकलें इस बात पर लगा रहे थे, क्या ये गठबंधन हो सकता है? आप तो कह रहे हैं कि गठबंधन होने जा रहा है। देखिए क्या है कि जिस तरीके से भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है राजनाथ सिंह जी, उनको निरीक्षक के तौर पर जो अपॉइंट किया गया है बीजेपी की तरफ से, और जिस दौर में आज बात चल रही है, तो महाराष्ट्र का हित ध्यान में रखते हुए भाजपा और शिवसेना का तो महाराष्ट्र का हित तब क्यों नहीं दिखाई दिया जब साथ ही गठबंधन में चुनाव लड़ लेते? हेलो जी, मुझे सवाल जरा दोबारा। महाराष्ट्र का हित तब क्यों ख्याल में नहीं आया, दिमाग में नहीं आया जब साथ ही चुनाव लड़ लेते? 25 साल की पुरानी दोस्ती आपने तोड़ दी। देखिए अभी जो बह रही वो रंगा है, और जो बाकी है वो तीरथ है। अरविंद जी, हर काम रणनीति के तहत होता है राजनीति में। अरविंद जी, आप बेहतर तरीके से जानते हैं, हर काम रणनीति के साथ होता है। जो बह गई, यही तो आप पे फिर आरोप लग रहा है कि शिवसेना बीजेपी ने, है जो बाकी बचा है वो तीरथ है। तो आप तीरथ का मजा लेना चाहते हैं? आपको मालूम है क्योंकि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तो इसलिए हम शामिल हो जाएं। देखिए इस महाराष्ट्र की जनता ने, मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि किसी को, चलिए इसका जवाब सुधांशु जी से ले लेते हैं। सुधांशु जी, शिवसेना हो या भाजपा हो, सुधांशु जी, अरविंद जी तो साफ इशारा कर रहे हैं हमारी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अभी तक तो हम लोग अटकल ही लगा रहे थे, होगा क्या? उन्होंने तो क्लियर कर दिया तस्वीर। सुधांशु जी, चलिए आलोक जी आपसे सवाल पूछ लेती हूँ, सुधांशु जी के पास बाद में जाएंगे। आलोक जी, कांग्रेस एनसीपी यही कह रही थी कि ये जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे, जो पार्टी बड़ी बनेगी और साथ में सहयोग दे देंगे और फिर से ये गठबंधन शुरू हो जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं ये बात तो अभी जो एनसीपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने, शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने पूरी तरह से क्लियर कर दी है, और एनसीपी ने कल ही क्लियर कर दी थी। एनसीपी ने जिस तरह से बिना मांगे, बिना शर्त के समर्थन दिया था, वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है वो पार्टी। उन्होंने जैसे ही शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूटा था, उन्होंने 15 मिनट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना गठबंधन तोड़ लिया था, और कल बिना समर्थन मांगे, रिजल्ट आने से पहले ही समर्थन दे दिया था। तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी की बी टीम का काम कर रही है। शिवसेना और बीजेपी के बीच में क्या रहा क्या नहीं रहा, ये तो ये लोग बता सकते हैं। आपको रोकना चाहूंगी आलोक जी, विनोद तावड़े जी इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, वो सुनते हैं। Central Observer, their date and time they will convey us, and we will call according the newly elected MLAs meeting. Today all newly elected MLAs are coming to state headquarters with all MPs and all state office bearers. We will celebrate our victory with the people of Maharashtra has bestowed their faith on Honorable Modi ji, on Bharatiya Janata Party, and also will complete all the election commission's format is today. And as the date of the observers has been fixed and timing, we'll call our newly elected legislative party meeting and complete the formalities thereafter. Meeting will be held in the Vidhan Bhavan when it is fixed. Thank you. धन्यवाद। सत श्री अकाल।
तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें ये बताया जा रहा है कि आज जो नए विधायक उनके साथ बैठक तो होगी, लेकिन आज किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता है, क्योंकि अभी जो पर्यवेक्षक हैं राजनाथ सिंह की बात की जा रही है, जेपी नड्डा साहब की बात की जा रही है, और ये विधायकों के साथ मिलेंगे तब ये तय किया जाएगा। लेकिन हाँ, आज जीत का जश्न जरूर मनाया जाएगा और जनता ने जो विश्वास हम पर जताया है उसके लिए उनका धन्यवाद भी किया जाएगा। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो महाराष्ट्र में बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर तो उभर आई है, लेकिन सरकार कैसे बनेगी, किसके साथ गठबंधन किया जाएगा, किसके साथ दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाया जाएगा, ये तमाम तरह के सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, शिवसेना की तरफ से अरविंद जी हमारे साथ हैं, वो तो ये संकेत दे रहे हैं कि हम ही मिलकर सरकार चलाएंगे, बीजेपी और शिवसेना। ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? वो क्या बातचीत हो गई, हम ये माने? देखिए, जब भी खंडित जनादेश होता है तो दो ही सूरतें हो सकती हैं कि या तो कोई सरकार नहीं बनेगी, जैसे दिल्ली में हो गया कि आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से मिलकर बनाई, उसके बाद कोई सरकार बन नहीं पा रही है, या फिर कुछ लोग साथ आके एक सरकार चलाने की कोशिश करेंगे और जनता की सेवा करेंगे जी। स्वाभाविक तौर पे शिवसेना से भाजपा के भावनात्मक और वैचारिक संबंध है। 25 साल का एक लंबा रिश्ता रहा है, 25 दिन की अनबन भी रही है। ऐसी स्थिति में जब ये होता है कि क्या विकल्प हो सकते हैं, तो शिवसेना एक स्वाभाविक विकल्प है जी। सुधांशु जी, लेकिन सवाल तो यही किया जा रहा है, जब साथ ही रहना था तो ये लड़ाई का नाटक क्यों किया गया? ड्रामा कहा जा रहा है विरोधी दलों की तरफ से। जिसने भी कहता है, जैसे मैं सुन रहा था अतुल कुमार अंजान जी से, वो कह रहे थे, तो ये एक इतनी विकृत मानसिकता का परिचय दे रहे थे वो, और इसी विकृत मानसिकता की वजह से जिस हाशिए पे कम्युनिस्ट आ गए हैं, वो इसी वजह से आ गए हैं, क्योंकि उनकी सोच जो है, सोच में नकारात्मकता है। कोई अगर कहे कि इन चुनावों में, सुनिए, कोई अगर कहे कि इन चुनावों में शिवसेना भाजपा एक दूसरे के खिलाफ लड़ नहीं रही थी, चुनावों में हम लोग प्रतिपक्ष नहीं थे एक दूसरे के, और हम लोग जो है नूरा कुश्ती कर रहे थे या WWF कर रहे थे, तो शायद ये इतना हास्यप्रद है कि वो दिमागिया खालीपन और उनका, मैंने कहा, मानसिकता दिखाता है। चलिए सुधांशु जी, एक बात समझाइए, क्योंकि एक जनादेश खंडित आया है। जी जी सुधांशु जी, एक बात समझाइए मुझे। तो इसलिए आप वो मांग कर रहे थे, हो जाती हैं। जी, आप मांग कर रहे थे 128 या 130 सीटें दी जाए, 123 आप जीत के ले आते हैं। अगर आप 123 पे मान जाते, या अगर आपकी बात को शिवसेना मान भी लेती, तो आपका ये 25 साल का गठबंधन नहीं टूटता, अलग अलग चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। और आज जो पार्टी की किरकिरी हो रही है इस बात को लेकर कि दोस्ती सिर्फ चुनावी मौसम में टूटी है और फिर से क्योंकि सरकार चलाना है फिर से ये दोस्ती बढ़ा ली जाएगी, ये मेरा सवाल है आपसे। सरकार ये जो भी कह रहे ना, मैंने आपसे कहा कि जो इस समय यथार्थ परिप्रेक्ष्य है उसको देख के मूल्यांकन होना चाहिए जी। अगर पूर्वाग्रह से मूल्यांकन हो गए तो उनकी क्या बात का जवाब देना है। आज अगर शिवसेना की मेजॉरिटी आती तो आप क्या सोचते हैं कि शिवसेना चाहती कि वो हमारे साथ मिलकर सरकार बनाए? लेकिन आप तो चाहते। वैसे अगर हमारी जो है, हम सुनिए ना, मेरी पूरी बात सुनिए, अगर हमारी इस चुनावों में अगर हमें जनादेश पूर्ण मिलता तो हम लोग बनाते। आज क्योंकि खंडित जनादेश है और किसी एक जी, तो चलिए ये भी आपको बता दें कि इसीलिए विकल्प की बातें हो रही हैं। जी बिल्कुल, आप ही के केंद्रीय मंत्री की तरफ से जो बयान आया है वो भी हम आपको बता दें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की रेस में एक नाम चला था नितिन गडकरी का भी, वो अपने आप को इस रेस से अलग बता रहे हैं। एलजी के साथ मीटिंग थी, अभी अध्यक्ष जी से मेरी बातचीत हो रही है और मुझे जल्दी जाना है, वो मेरे घर पर आए। एनसीपी ने ऑफर भी दिया, एनसीपी का अनकंडीशनल सर बाहर से संपर्क के लिए आप बात कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे अध्यक्ष इसके बारे में सबसे बातचीत करके उचित निर्णय करेंगे, उनका अधिकार। तो अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं नितिन गडकरी, जिनका ये कहना है मुलाकात हुई है
और बात क्या हुई है, हालांकि वो ये अभी नहीं बता पा रहे हैं। सरकार बनाने को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है, लेकिन नितिन गडकरी खुद केंद्रीय मंत्री हैं और महाराष्ट्र का एक बड़ा चेहरा उन्हें माना जाता है। मुख्यमंत्री की रेस में भी उन्हें शामिल किया गया था, लेकिन वो खुद को, अपने आप को इस रेस से अलग बता रहे हैं। वो ये कहते हैं कि वो इस रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, वो महाराष्ट्र में सिमटना नहीं चाहते हैं, वो दिल्ली में बैठकर जनता का भला करना चाहते हैं। तो महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से जो संभावित चेहरे हैं मुख्यमंत्री के लिए, उसमें एक नाम नितिन गडकरी का भी था। हालांकि नितिन गडकरी ये पहले ही साफ कर चुके थे कि वो महाराष्ट्र की राजनीति तक सीमित रहना नहीं चाहते हैं, वो केंद्र में बैठकर जनता के लिए काम करना चाहते हैं। और अभी अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उनसे मुलाकात की है, क्योंकि आखिरी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह मिलकर ही लेंगे कि महाराष्ट्र में या हरियाणा में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी को लेकर चर्चा की गई है। नितिन गडकरी खुद पहुंचे हुए थे अमित शाह के निवास पर। यहां पर आपको बता दें कि अमित शाह पहुंचे नितिन गडकरी के घर पर। सरकार बनाने को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। अगर महाराष्ट्र में सरकार बनानी है तो किसको साथ लेकर चलना होगा। शिवसेना अगर साथ आती है तो क्या शर्तें रखी जाएंगी। शिवसेना की तरफ से शर्त वो साथ आने की बात करती है, या बीजेपी की तरफ से सरकार बनाने को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। अमित शाह और नितिन गडकरी की अभी मुलाकात हुई है। सुधांशु जी, नितिन गडकरी पहले भी ये कह चुके थे और अब फिर एक बार वो संकेत दे रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री की रेस में है ही नहीं, केंद्र में ही बैठकर वो जनता की भलाई करना चाहते हैं। भैया ढंग से हो पा नहीं रहा है, सुनाई दे नहीं रहा है, छोड़ देते। चलिए, सुधांशु जी तक हमारी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ अरविंद जी भी हैं। अरविंद जी, अभी मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर चर्चा की जा रही है बीजेपी में, लेकिन आप जिस तरह से पहले ही संकेत दे चुके हैं कि हम तो साथ देने को तैयार हैं। जी हाँ, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव साहब ने कल ही अपनी एक राय बता दी है, ताकि एनसीपी जो है उसकी स्थापना होने से लेके कल तक ये इकलौता ऐसा पक्ष था जो लगातार सत्ता में बैठा था जी। और एनसीपी की जड़ें तो सत्ता में है या तो जेल में है, और जेल में जाने से बचने के लिए उन्होंने कल जो दाव खेला है कि बिन मान के जो उन्होंने जो समर्थन देने की जो भाषा की है जी, जो महाराष्ट्र की जनता के साथ बड़ा विश्वास, तो भाजपा के जो वरिष्ठ नेता रहे उन्होंने कल ये तय किया था कि किसी भी हालत में एनसीपी का सहयोग लेना नहीं हमें जी। और शिवसेना जो नेचुरल अलायंस हमारी है, तो शिवसेना के साथ गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। और जैसे मैंने कहा था कि साथ छूटे तो भी रिश्ते टूटा नहीं करते। चुनाव के दौरान ये बातें कहाँ गई थी? तो ये महाराष्ट्र की जनता की एक तभी वाले गाने की पंक्तियां महाराष्ट्र की जनता की एक उम्मीद है। देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना हो या भाजपा हो, उसे आज भी यही बताया है कि महाराष्ट्र की जनता की भलाई के लिए आप दोनों को इकट्ठा आना होगा, ये दोनों गठबंधन को साथ में आना होगा जी, और संयुक्त सरकार आपको देनी होगी जी। इसलिए अपने बलबूते पे चुनाव लड़ने के बाद भी महाराष्ट्र की जनता ने सबसे ज्यादा बड़ा मैंडेट दिया है, भाजपा हो या शिवसेना हो, लेकिन पूरा बहुमत नहीं दिया जी। आज की बैठक में क्या तय हुआ है? देखिए, अभी बैठक का दौर चालू है। सबसे पहले जो अपने विधायक थे, शिवसेना के हो या भाजपा के हो, उनकी राय जानी रही दोनों तरफ से, ऐसा मुझे समझने में आ रहा है जी। और उम्मीद जो जीते हुए जो विधायक है उनका ये कहना है कि जो जनता की जो इच्छा है कि गठबंधन तय हो जी, उसका सबसे पहला अनुमान लगाया गया है आज। जी बिल्कुल, अरविंद जी ये कह रहे हैं कि
साथ छूटे लेकिन रिश्ते नहीं टूटा करते, गजल की ये पंक्तियां बार बार वो दोहरा रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि चुनाव के दौरान ये पंक्तियां कहां गुम हो गई थी। महाराष्ट्र में सीएम की रेस में बीजेपी की तरफ से कौन कौन से नेता हो सकते हैं ये आपको बताते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी खबर ये भी है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने आप को इस रेस से अलग कर लिया है। महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा, आज शाम तक इन दोनों सवालों से धूल हट सकती है। आज तीनों बड़ी पार्टियां बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना अपने अपने नेताओं के साथ बैठक कर रही है। सरकार कैसे बनेगी, उसका स्वरूप क्या होगा, बीजेपी किस पार्टी का समर्थन लेगी, क्या शिवसेना वापस बीजेपी के साथ आएगी या फिर बीजेपी को मिल जाएगा एनसीपी के तौर पर नया सहयोगी। आज की बैठकों से इन सवालों के जवाब निकल सकते हैं। बीजेपी के सामने इस वक्त सरकार बनाने के लिए दो विकल्प हैं। पहला, या तो वो अपनी पुरानी सहयोगी शिवसेना के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाए या फिर बाहर से समर्थन देने के लिए आतुर बैठी एनसीपी के साथ हाथ मिलाया जाए। संघ और बीजेपी के पुराने नेता इस पक्ष में हैं कि पुरानी सहयोगी शिवसेना के साथ मिलकर ही सरकार बनाई जाए। पुराने नेताओं का मानना है कि शिवसेना और बीजेपी का एजेंडा लगभग एक ही है और किसी दूसरी पार्टी के मुकाबले शिवसेना ज्यादा भरोसेमंद है। पूरे 5 साल सरकार पर कोई खतरा नहीं होगा। दूसरी तरफ कुछ नेता ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि शिवसेना से फिर गठबंधन में बीजेपी को आतुरता नहीं दिखानी चाहिए और शिवसेना को इसकी पहल करने देना चाहिए। इससे शिवसेना बीजेपी पर ज्यादा दबाव नहीं बना पाएगी। दूसरा विकल्प बीजेपी के सामने ये है कि बीजेपी अकेले अल्पमत की सरकार बनाए और एनसीपी उसे बाहर से समर्थन दे। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में 122 सीटें जीतने वाली बीजेपी शिवसेना के प्रस्ताव का इंतजार कर रही है और शिवसेना इस इंतजार में है कि बीजेपी उससे समर्थन मांगे। एनसीपी के बिना शर्त समर्थन के ऐलान से शिवसेना की सौदेबाजी की हैसियत भी कमजोर पड़ गई है और अब संभव है कि उसे बिना शर्त समर्थन देकर बीजेपी के साथ आना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। आलोक जी, आप काफी देर से शांत बैठकर शिवसेना और बीजेपी के नेताओं की ये बात सुन रहे हैं, लेकिन अब आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को भी इतना शांत नहीं रहना होगा? फिर से एकजुट होने के लिए, फिर से संगठन को मजबूत करने के लिए अब ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत है? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दोनों राज्यों में कहीं हार हुई है तो हार का उसके लिए समीक्षा और चिंतन की आवश्यकता है, लेकिन जिस तरह के एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल्स आ रहे थे उससे फार बेटर सिचुएशन रही है। और एनसीपी का जो एंटी इनकम्पेंसी था, उनके तमाम नेताओं के जो भ्रष्टाचार को लेकर और जिस तरह से वो स्टेटमेंट्स आई थी इलाके को लेकर। अरविंद जी, आपसे मेरा सवाल है, क्या हम ये मान लें कि अगर बीजेपी और शिवसेना साथ आती हैं तो आपकी तरफ से कोई शर्त नहीं रहेगी, जो मुख्यमंत्री वो बनाएगी बीजेपी, आप उसको सर्वमान्य होगा सबके लिए? ये तो कोई शर्त वाला सवाल नहीं है और ना ही कोई प्रेशर डेटी यहाँ पे चल रही है और ना ही कोई ऐसा ना ही कोई ऐसी दुकान खोली है कि भाई ये चाहिए या वो चाहिए। रहा सवाल यह है कि कल ही रुझान आए हैं चुनाव के और आज दूसरा दिन है। महाराष्ट्र की विधानसभा में अरविंद जी, आप तो खुद एक शिवसेना के बड़े नेता हैं और आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये कोई दुकान नहीं चल रही है कि ये तय किया जाए शर्त। यही तो मौका होता है, यही तो मौका नेता भुनाते हैं, पार्टियां भुनाती हैं, किस तरह से सरकार को समर्थन देंगे। देखिए, एनसीपी पीछे नहीं रह रही है, शरद पवार खुद कह रहे हैं हम समर्थन दे देंगे बाहर से। देखिए, मोटा फिरौती की कोई हम लोग एक गुंजाइश नहीं कर रहे थे और नहीं हमारे उस तरह की सोच है जी। रहा सवाल भाजपा हो या शिवसेना हो, इससे पहले भी 5 साल हमने गठबंधन की सरकार इस महाराष्ट्र में चलाई है और उस समय एक फॉर्मूला जो तय हो चुका था, शायद उसी फॉर्मूले को रिपीट किया जाएगा जी, ऐसा लोगों को लगता है और दोनों तरफ की पार्टियों को भी लगता है। अरविंद जी, परिस्थितियां बदली हैं। देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जब इस महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा की सरकार थी, उन्होंने जो फॉर्मूला तय किया था उसी फॉर्मूले के ऊपर आगे चलते 15 साल तक कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो, इसने राज किया था जी।
और मैं भी आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि तब मोदी लहर में नहीं थी और अब ये कहा जाता है बीजेपी में जो भी तय किया जाएगा वो नरेंद्र मोदी तय करेंगे। क्या वो आपके लिए मान्य होगा? उद्धव ठाकरे जो ये कहते हैं कि बीजेपी खुद आकर हमसे समर्थन मांगे। देखिए, दोनों तरफ के जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो काफ़ी समझदार है और मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे खिचड़ी बन रही है, खिचड़ी पक रही है। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से उसके अंदर कुछ नमक ज़्यादा जाए या मसाला ज़्यादा जाए। जो वहाँ पे खाना बन रहा है वो स्वादिष्ट हो और महाराष्ट्र की जनता के लिए परोसने के लायक हो, यही उम्मीद है। तो शिवसेना की तरफ से सिर्फ समर्थन मांगा जाएगा अगर बीजेपी की तरफ से, तो आप देने को तैयार हैं, आपका ये कहना है? बात आगे बढ़ चुकी है, रिश्ता तय हो चुका है, इन्विटेशन जल्दी आपके पास आ जाएगा। चलिए, तो हम ये मान लें कि रिश्ता तय हो चुका है, आप कह रहे हैं? ये हालात है। आलोक जी, ये किस तरह की राजनीति है? 25 साल का गठबंधन तोड़ा, चुनाव कर लिए और फिर एक बार दोस्ती का हाथ एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, इससे ज्यादा कोई अपॉर्चुनिज्म नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा अवसरवादिता का उदाहरण और कोई नहीं मिल सकता है। आप 25 साल साथ रहे, 25 दिन तक, फिर आप ने एक दूसरे को तमाम जो अपशब्द थे उनका इस्तेमाल किया और जब सत्ता लोलुपता की बात आई तो सत्ता लोलुप होकर आप फिर सत्ता के लिए आपने हाथ मिला लिया। अभी तक आप 15 दिन 20 दिन तक महाराष्ट्र की जनता को गुमराह करते रहे और उसके बाद आप सत्ता में हाथ मिला रहे हैं। इसका फैसला तो महाराष्ट्र की जनता करेगी, जनता देख रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी उस पर अरविंद भोसले जी ने एक तरह से मुहर लगा दी है। उनका ये कहना है कि रिश्ता तो पक्का हो चुका है, बस इनविटेशन छपना अभी बाकी है और उसका ऐलान होना अभी बाकी है, क्योंकि आज शिवसेना की तरफ से विधायकों की बैठक बुलाई गई है, उसमें ये रणनीति बनाई गई है और इसका खुलासा भी अरविंद जी ने कर दिया है कि हाँ, हम शिवसेना और बीजेपी मिलकर यहाँ पर सरकार चलाएगी। वक्त यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।